गुड मॉर्निंग बच्चों, फंडामेंटल क्लासेस में तुम सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, जो क्लास 9 साइंस चैप्टर 4 है, जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं आपके अपने मास्टर जी। तो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का मेन कंटेंट जो पढ़ने वाले हैं वो पहला वैलिडिटी ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, फिर जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जो उन्होंने इसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के वैलिडिटी को चेक करते हुए चैलेंज कर दिया था कि नहीं भाई, कुछ बातें डाल्टन्स ने जो कही है उसमें वैसा नहीं है। फिर रदरफोर्ड अपना एटॉमिक मॉडल, जो जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था, उस पे एक्सपेरिमेंट करके एक अलग ढंग का दिया। उसमें कुछ खामियां पाई गई, जिसको बोर साहब ने एक पोस्टुलेट के थ्रू दूर किया और उन्होंने अपना एक मॉडल ऑफ एटम दिया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ कैसे रहते हैं एटम के अंदर, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोर्स मॉडल के बेसिस पे दिया गया। वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में समझेंगे, एटॉमिक नंबर और मास नंबर को डिफाइन करेंगे, आइसोटोप्स एंड आइसोबर क्या है इसके बारे में भी एक डिस्कशन करेंगे। तो अब हम बात करेंगे वैलिडिटी ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो पहले हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को याद करते हैं, उसकी कुछ बातों को जानते हैं, समझते हैं, ने कुछ कही थी एटम्स के बारे में। अब उसमें पहला इंपॉर्टेंट था कि भाई एटम्स जो किसी एक एलिमेंट का है उनका प्रॉपर्टी एक जैसा होता है, लेकिन दूसरे एलिमेंट का एटम से वो काफी डिफरेंट होता है। मतलब कि अब ऐसा क्या बातें हैं एक एलिमेंट के एटम के साथ जो उनके दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट बनाता है। ये तो चूंकि डाल्टन ने जो बातें कही थी वो पोस्टुलेट था, और उस समय तक जो फिलोसफिकल बातें थी और टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो अंटोन लावोजियर एंड उनका दोस्त प्राउस्ट ने दिया था, उसका मिला जुला एक स्टेटमेंट कह सकते हो था उनका एटॉमिक मॉडल। तो उसमें उन्होंने कहा कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। तो क्या वाकई एटम इंडिविजिबल पार्टिकल है, जिसको एक्सपेरिमेंटली चेक करने की कोशिश किया गया। एटम जो एक एलिमेंट का है दूसरे एलिमेंट्स के एटम से कैसे रिएक्ट करते हैं, जब उनका एग्जिस्टेंस एलोन संभव नहीं है, क्योंकि हमेशा एक रिएक्शन से दूसरे मैटर के साथ रहते हैं, तो ये कैसे होता है। तीन बातें थी जिसको साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली चेक करना स्टार्ट कर दिया। चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, ये बहुत ही डे टू डे होने वाला एक घटना है, जिसपे पहला अटेंशन माइकल फ्राइडे ने दिया था। वो ये था कि तुम भी देखते हो, हम सभी देखते हैं, पहला तो क्लाउड का एक लाइटनिंग, जो कि एक चार्ज था। दो मैटर जब आपस में फ्रिक्शन, हेविली फ्रिक्शन होता है, तो एक मैटर दूसरे पे कुछ न कुछ अपना ट्रांसफर करती है, जिससे दोनों में एक चार्ज डेवलप होता है। चार्ज का मतलब एक टाइप ऑफ फोर्स है जो डेवलप होता है, तो उसे चार्ज एटम्स यानी कि चार्ज मैटर कह दिया गया। अब तुम इसे डे टू डे लाइफ में भी देखते होगे, जब तुम अपने ड्राई हेयर को ड्राई कम्ब से कम्ब करते हो, तो तुम्हारा कम्ब और हेयर के बीच अट्रैक्शन स्टार्ट होता है। हेयर कम्ब की ओर अट्रैक्ट होता है और तुम्हारे हेयर एक दूसरे से अलग होते हैं। मतलब ये कि कम्ब फ्रिक्शन कर रहा है हेयर के ऊपर, और हेयर से या कम्ब से कुछ ना कुछ चीजें निकल कर एक दूसरे के ऊपर जा रही है, और दोनों
चार्ज हो रहे हैं, मतलब दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स डेवलप हो रहा है, और इसलिए कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो जब दोनों कम से, या फिर तुम अपने हेयर के ऊपर एक बैलून को फ्रिक्शन करके देखोगे, तो बैलून जो है अगर हेयर से दूर करोगे तुम बैलून को, तो हेयर बैलून के साथ अट्रैक्ट होकर चिपकना, जैसा कि तुम देख रहे हो वैसा करके देखना। इसको बहुत ही सिंपल लेकिन एक मजेदार प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन है, जिसका पहला जो है माइकल फ्राइडे ने उसको देखा। देखते तो हम सब, उन्होंने इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया। तो अब क्या है, इसको पहले समझना आवश्यक है। मतलब ये कि दो मैटर जो ही फ्रिक्शन किए, वो कभी कभी स्पेशल कंडीशन होता है। तुम कहोगे भाई जब हम आयलिंग कर लेते हैं बाल में, तो उस समय तो ऐसा नहीं होता। जी सही बात है, जो ही आयलिंग किए फ्रिक्शन फोर्स डेवलप नहीं हुआ, तो जो ट्रांसफर होना था एक मैटर से दूसरे मैटर, वो नहीं हो पाया। तो मतलब ये है कि कंडीशन क्या होगा, तुम्हारा हेयर ड्राई होना चाहिए, कम ड्राई होना चाहिए, और जब तुम कम करोगे अपने हेयर में, तो कम हेयर को अट्रैक्ट करेगा, और कम को एक पीस ऑफ पेपर के सामने लाओगे तो पीस ऑफ पेपर को भी अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये कि चार्ज का मतलब फोर्स डेवलप हो गया, जैसा कि तुम देख रहे हो सामने में। अब एक दूसरा और भी सिंपल है, जब ग्लास रॉड को तुम सिल्क क्लॉथ के साथ अगर फ्रिक्शन करते हो, तो दोनों के ऊपर एक चार्ज डेवलप होता है, और दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। जो ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज यानी फोर्स का मतलब ये हुआ कि जब हम फ्रिक्शन यानी कि घर्षण कर रहे हैं दोनों के ऊपर, तो एक मैटर से दूसरे मैटर पर कुछ ट्रांसफर हो रही है। तो जो ट्रांसफर हो रही है उस पर चार्ज अलग होगा, जिस मैटर से कुछ चीजें ट्रांसफर हुई उस पर चार्ज अलग होगा। ये सिंपल लॉजिकल रीजनिंग तुम कह सकते हैं इसको। तो अब जो बातें कंक्लूड की गई कि जो मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर अपोजिट चार्ज है। सीधा सीधा मतलब हो गया ये कि अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, एंड सेम चार्ज वाला पार्टिकल रिपेल ईच अदर। तो इसको तुम समझो। तो अब जब चार्ज पार्टिकल एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का लोगों को पता चल चुका था और इसकी ओर बहुत साइंटिस्ट आकर्षित हो सके थे, तो अब इस बात का इशारा साइंटिस्ट को मिल चुका था कि जो डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी था कि एटम्स आर इंडिविजिबल, वो तो चैलेंज हो गया कि नहीं, एटम से कुछ न कुछ चीजें निकल रही है जो दूसरे मैटर के एटम पे ट्रांसफर हो रही है, और दोनों पे एक अपोजिट चार्ज डेवलप हो रहा है, जिसके कारण वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब तुम देखो, अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, एंड सेम ढंग से सेम चार्ज पार्टिकल रिपेल ईच अदर। उसका भी तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बहुत सिंपल है। ड्राई हेयर के साथ टू बैलून को उसके ऊपर फिक्सन करते रहो, दोनों बैलून को साथ में लाओगे तो दोनों पे सेम चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जैसा कि तुम देख रहे हो। अब मिस्टर डॉल्टन्स के अपने स्टूडेंट्स, जानते हो डॉल्टन्स टीचर थे, उनका अपना स्टूडेंट जे थॉमसन जिसको पढ़ाते थे, और वो काफी अटेंटिव स्टूडेंट था, जिन्होंने इस बात को जो है साबित किया कि नहीं भाई, हमारे टीचर ने, चलो उन्होंने कहा, लेकिन मैटर्स का एटम्स डिविजिबल है, उसको उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, जिसमें कैथोड रेज निकले, और इससे उन्होंने ये साबित किया कि कम से कम एक एटम्स का ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा, जो कि स्प्लिट होता है, निकलता है एटम से। तो मतलब ये कि एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल, इट इज डिविजिबल। तो अब कैसा हुआ ये थोड़ा जानना
आवश्यक है वैसे पढ़ना नहीं है तुमको, लेकिन एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने तुमको दे दिया, व्हाट इज कैनाल रे। तो कैनाल रे का तो जे थॉम्सन ने नहीं, किसी और साइंटिस्ट ने कहा था, लेकिन दोनों बातें ऑलमोस्ट एक ढंग की है, तो इसको थोड़ा सा समझ लो। कैनाल रे क्या होता है और कैथोड रे क्या होता है, ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या होता है बहुत सिंपल, ध्यान दोगे तो इसको समझ जाओगे। उस जमाने में बहुत सारा इस तरह का एक्सपेरिमेंट लोग करना स्टार्ट कर चुके थे। तो अब डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास का सिलिंड्रिकल ट्यूब है, जिसमें से एक वैक्यूम पंप लगा दिया जाता है, उसके प्रेशर नहीं, जिसके अंदर जितना एयर मैक्सिमम उसको निकालने के लिए, और उसके दोनों तरफ जैसा कि तुम देख रहे हो मेटल का एक प्लेट, जिसको एनोड कह सकते हो, एक को कैथोड कहेंगे और दूसरे को एनोड कहेंगे, उसको हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ा जाता है। अब देखो एनोड एंड कैथोड दोनों एक दूसरे से अलग है। अब मेटल का वायर है, तो ये तो उस समय के लोग जानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि एक एमीटर जब लगाएंगे तो वो शो करता था। अब कैसे करता है तो बाद में सब जानकारी आई, लेकिन एनोड और कैथोड के बीच में कुछ है नहीं, मेटल का कोई भी वायर नहीं है, तो उस केस में तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो लेकिन हुआ, वो कैसे हुआ कि जब मैक्सिमम वैक्यूम कर दिया गया, यानी कि मैक्सिमम एयर को निकाल लिया गया, कुछ कम एयर उसके अंदर रहने दिया गया, और हाई वोल्टेज अराउंड 1000 वोल्ट का बैटरी से दोनों एनोड्स को, यानी कि एनोड को और कैथोड को जब जोड़ दिया गया और एमीटर लगाया गया, तो इसका मतलब कि एमीटर ने करंट का फ्लो दिखा दिया और कंटिन्यूअस करंट फ्लो कर रहा था। अब ये थॉमसन सोचने लगे कि यार ये कैसे, वो जो है कुछ न कुछ तो फ्लो हो रहा है, वो मैटर ही फ्लो कर रहा है। तो अब उनको ये दिख नहीं रहा था, तो उन्होंने क्या किया, जानने के लिए दोनों एनोड जो कैथोड है और एनोड है, उनके अपोजिट साइड जो है फ्लूरेसेंस कोटिंग, जिंक सल्फाइड का एक कोटिंग कर दिया, जिससे अगर कोई रे उस पर टकराएगा तो उस पे एक चमक दिखेगी, जिससे वो पता कर सकते हैं कि हाँ भाई रे कैथोड से एनोड की ओर या एनोड से कैथोड की ओर जा रही है। तो उनको देखा कि भाई एनोड की ओर जो है, जो कोटिंग किया गया है, उसकी ओर एक चमक दिख रही है, और इसको और श्योर होने के लिए एनोड जो है थोड़ा परफोरेटेड ढंग का, क्योंकि उससे कुछ न कुछ ज्यादा निकलेगी अब जो चीजें निकल रही है, तो वहां पे और ज्यादा फ्लोरेसेंट दिखना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने अब कहा कि भाई कैथोड से एनोड की ओर एक फ्लो ऑफ रे आ रही है, जो पार्टिकल भी हो सकता है, क्या है दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आ रही है, जिसका नाम उन्होंने कैथोड रेज दिया, और बाद में ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बाद में एक्चुअली इसके पहले ये लगभग 1900 की बात है, जब जे थॉमसन ने ये इलेक्ट्रॉन कहा कि भाई जो कैथोड रे है निकल रहा है कैथोड से एनोड की ओर, वो इलेक्ट्रॉन है, जो एटॉम का एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। इससे पहले ई गोल्डस्टीन ने ना 1886 में ही इस ढंग का एक्सपेरिमेंट करके, चूंकि अब जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, जे थॉमसन ने कुछ अलग ढंग का गैस लिया, लेकिन इन्होंने जो गोल्डस्टीन ने गैस लिया था हाइड्रोजन का था, और हाइड्रोजन के ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकलते थे, वो ऑफ कोर्स एनोड की ओर जाते थे, लेकिन उन्होंने ये एब्जॉर्ब किया कि भाई नहीं, कैथोड की ओर भी कुछ न कुछ आ रहा है, क्योंकि कैथोड के साइड जो फ्लोरेसेंस कोटिंग थी उस पे भी कुछ न कुछ चीजें रिफ्लेक्ट कर रही है। अब फिर कैथोड रो पे जब उन्होंने होल किया और जब हाइड्रोजन गैस को लिया, हाइड्रोजन गैस में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकल गए तो एक प्रोटॉन बचे, जो पॉजिटिवली, यानी कि हमने बाद में कहा पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन
कैथोड के ऊपर जो चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज है, तो ही उस ओर अट्रैक्ट हो रहे थे हाइड्रोजन के कुछ पार्टिकल। तो अब फर्दर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक पैडल एक्सपेरिमेंट था, कुछ ऑब्जेक्ट भी रखा कैथोड के पीछे। तो अब इसके बारे में इतना ही समझो, ज्यादा नहीं। उस रे को खेनाल रे का नाम दे दिया गया। बाद में 1919 में इस चीज को नहीं भाई कहा गया कि ये खेनाल रे इज नथिंग बट अ प्रोटॉन। तो जब जे थॉमसन को, चलो उन्होंने तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पता किया और ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के बारे में पता किया, दोनों एक दूसरे का जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, मतलब कि दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जिससे दो सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसे हम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कह सकते हैं, उसके बारे में साइंटिस्ट अब जान चुके थे। तो अब ये चैलेंज हुआ कि चलो भाई ये तो है, लेकिन ये रहते कैसे हैं, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करें। तो अब एक तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका खोज 1932 में मिस्टर जे चैडविक ने किया था, जिसको न्यूट्रॉन्स कहा गया था और जिसके ऊपर किसी ढंग का कोई चार्ज नहीं था। तो ये बहुत दिनों के बाद सामने आई थी। न्यूट्रॉन्स के बारे में एक एक्सेप्शन है जिसकी आलोचना, हाइड्रोजन एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। अब जो चीजें हैं तुम्हारा 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसका सिंबल रिलेटिव चार्ज तुम जानो, बाकी ये एब्सोल्यूट चार्ज है जिसको कूलम्ब में एक्सप्रेस किया गया है। इलेक्ट्रॉन -1 यानी कि निगेटिव चार्ज वाला होता है 1 यूनिट का, एंड प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज 1 यूनिट का होता है, जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। मास पर केजी तो तुम्हारे सामने है, मास पर यूनिट इलेक्ट्रॉन का मास 0 ऑलमोस्ट, क्योंकि यह प्रोटॉन का मास से 2000 टाइम कम होता है। तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास कहा जा सकता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का 1 यू एंड न्यूट्रॉन का 1 यू। इसके बारे में हम फर्दर आगे डिस्कशन करने वाले हैं। अब जब एटम 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स वाला हो गया था, जो कि डिविजिबल था, तो पहला साइंटिस्ट मिस्टर जे थॉमसन ने अब ये लोगों को बताना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने कैथोड रेज के थ्रू इलेक्ट्रॉन का और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के बारे में बताया था, जो कि निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज वाला था। तो जे थॉमसन ने उस पर स्टडी करना शुरू किया और एटॉमिक मॉडल एक दिया। एटॉमिक मॉडल का मतलब एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे सिचुएटेड है, क्या करते हैं। तो चलो एटॉमिक मॉडल के अनुसार ये था कि एटम जो दिखता है हमको न्यूट्रल है, लेकिन वैसा नहीं है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर and the electrons are embedded in it। उनका ऐसा कहना था कि पॉजिटिव चार्ज स्फीयर इस ढंग का है। चलो एक एटम है जिसके ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं एम्बेडेड है। और चूंकि मैटर हमको न्यूट्रल दिखता है, तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का संख्या यानी नंबर इक्वल है और वो एक दूसरे को जो है न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, इसलिए न्यूट्रल दिखता है। चलो फेयर है ना। लेकिन उन्होंने इसको फर्दर हमको समझाने का जो कोशिश किया कि देखो ये तुम्हारे सामने में है एक क्रिसमस पुडिंग है, जो केक होता है अलग ढंग का, उसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स का इम्बेड किया हुआ है। तो अब जो क्रिसमस पुडिंग एज ए होल, उन्होंने कहा कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है जो एटम के अंदर, अगर हम इस पुडिंग को एटम मान ले तो, और जो उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स का इम्बेडमेंट है जो उसके अंदर डाला गया है, उसको हम इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, निगेटिव चार्ज वाला कह सकते हैं। दूसरे ढंग से उन्होंने एक और वाटरमेलन का, जो वाटरमेलन का एडिबल रेड वाला पार्ट्स है, उसको इन्होंने कहा कि ये पार्ट्स पॉजिटिव स्फीयर है, जिसके ऊपर अंदर जो उसका सीड्स है ब्लैक वाला इम्बेडेड है उसके अंदर, उसको इलेक्ट्रॉन कह दिया इन्होंने। इस ढंग का कुछ मॉडल दिया था,
जिस पे फर्दर स्टडी करना स्टार्ट किए मिस्टर रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साहब जो कि जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था उससे वो खुश नहीं दिख रहे थे और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके उनके मॉडल को टेस्ट करना चाहा और जानना चाहा कि क्या ये मॉडल सही है। बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट था। एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल जहां से निकल रहा है और वो टकरा रहा है गोल्ड फॉइल से, जिसके चारों तरफ से फोटोग्राफिक प्लेट है। मतलब तुम समझ सकते हो गोल्ड फॉइल से जब कुछ चीजें निकलेंगी तो ये फोटोग्राफिक प्लेट से जाके टकराने वाली है। तो अब अल्फा पार्टिकल्स क्या है उसको समझ लो पहले। हीलियम गैस जिसका 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉन को हम निकाल लेंगे जो कि संभव है, ये मशीन निकालता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो आयोनाइज्ड फॉर्म में हीलियम प्लस प्लस 2 प्रोटॉन उनके अंदर बच गए, जिसको हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। जिस फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल गोल्ड सीट, वो सीट 1000 एटम्स वाला सीट। गोल्ड इतना अधिक मैलेबल होता है तुम समझ नहीं सकते कि उनको हम कितना पतला सीट बना सकते हैं जो दिखते भी नहीं है। देखो एक पेपर है जिसके ऊपर मिलियंस ऑफ एटम्स से तब जाके हमें ये पेपर दिख रहा है, लेकिन रदरफोर्ड साहब का कहना था कि गोल्ड फॉइल सिर्फ 1000 एटम्स को कंटेन करता है जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल जाके टकरा रहे थे। इनका ये कहना था कि चलो भाई, अगर जे थॉमसन ने कहा कि फुल स्फीयर जो एटम का होता है पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, तो जितने भी अल्फा पार्टिकल्स जाएंगे वो थोड़ा ना थोड़ा डिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट ईच अदर ड्यू टू रिपेल। तो रिपेल करेंगे तो डिफ्लेक्ट भी होंगे। चलो एक्सपेरिमेंट हुआ और जो ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया वो तो एकदम इनके सोच से अलग था। इनका सोचना था जे थॉमसन के मॉडल को लेकर, लेकिन ये जो निकला जो दिखा ऑब्जर्वेशन वो ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो गोल्ड फॉइल से पास कर रहे थे बिना किसी डिफ्लेक्शन के ही स्ट्रेट पास हो जा रहे थे। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली और सरप्राइजिंगली जो उन्होंने देखा कि 1 अल्फा पार्टिकल्स आउट ऑफ 12,000। अब तुम कहोगे सर ये 12,000 जो दिखता नहीं उसका काउंटिंग कैसे कर लिया रदरफोर्ड साहब ने? तो बचवा देखो, जो तुम्हारा फोटोग्राफिक प्लेट उसके चारों तरफ से रखा गया है जिसका कनेक्शन कंप्यूटर महोदय से है, तो जब अल्फा पार्टिकल टकरा रहे हैं फोटोग्राफिक प्लेट से तो अपना कुछ न कुछ वो एक शो कर रहे हैं जिसको हमारा कंप्यूटर महोदय काउंट कर ले रहा है। तो कंप्यूटर महोदय का ये कहना था कि जो 12,000 अल्फा पार्टिकल्स निकले हैं उनमें से एक अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि जिस डायरेक्शन में गए थे उसी डायरेक्शन में 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट हुए हैं वापस। तो ये तो रदरफोर्ड के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग वाला मतलब की रिजल्ट था। उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को देखकर ये कहा था कि यार ये तो ऐसा ही है जैसे कि मैं अपने सामने एक टिश्यू पेपर रख दूं, उसके ऊपर 15 mm पिस्टल से फायर करूं और वो गोली वापस आके हमको लग जाए। बहुत ही सरप्राइजिंग वाला ये उनका ऑब्जर्वेशन। अब आगे जो इन्होंने मॉडल दिया था बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट उसको हम देखेंगे। अब जो अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड साहब का रहा, उन्होंने जो कंक्लूजन दिया, अब उससे पहले उन्होंने एक बात कही, चलो एक छोटा सा लड़का जिसके हाथ में बहुत सारा तुम स्मॉल मार्बल्स दे दो, उसके सामने एक बारबेड वायर का फेंस है जिसके बड़ा बड़ा होल है, वो आंख बंद करके मार्बल को फेंकते जा रहा है बारबेड वायर के ऊपर, तो मोस्ट ऑफ द मार्बल
वो बिना किसी टकराए हुए उससे होल से बाहर निकल जाएंगे, कुछ है टकराएंगे और रिफ्लेक्ट होंगे और बाहर भी निकल जाएंगे, कुछ वायर से टकरा के उसी डायरेक्शन में वापस आएंगे। इस ढंग की बातें जो है वो सिमिलर ऑब्जर्वेशन दिखला रहा था अल्फा पार्टिकल जो गोल्ड से टकरा रहे थे। तो उनका कंक्लूजन था पहला कि चलो मैक्सिमम निकल रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि एटम के अंदर जो स्पेस है वो मोस्टली इम्प्टी है, जहां कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ वो इम्प्टी है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम्स आर एम्प्टी, ये पहला ऑब्जर्वेशन हुआ। तब फ्यू पार्टिकल्स ऐसे हैं जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं अपने पाथ से, इसका मतलब ये हुआ, सॉरी डिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट करना ठीक नहीं, रिफ्लेक्शन अलग चीजें हो गई, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर कोई ऐसा रीजन है जहां से वो पास हो रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज उनको मिल रहा है उस रीजन में जिससे वो डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। अब जो एक पार्टिकल आउट ऑफ 12,000 से, वैसे तो बहुत ही अल्फा पार्टिकल्स निकले थे, तो बहुत ही कम मात्रा में 180 डिग्री से जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ये इस बात को दर्शाता है कि एटम के सेंटर में उन्होंने कह दिया कि एक न्यूक्लियस है जहां पे पूरा पॉजिटिव चार्ज एंड मास कंसंट्रेटेड है, जहां टकराता है हीलियम का पार्टिकल्स जिसको अल्फा रेज कहते हैं और वापस आती है। तो ये सब चीजें जो है कंक्लूजन था, और इस कंक्लूजन के बेसिस पे उन्होंने जो कहा कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो 10⁵ टाइम्स एटम के साइज से छोटा है। अब इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि एक फुटबॉल का ग्राउंड है जिसके सेंटर में फुटबॉल रख दो तो फुटबॉल जो है न्यूक्लियस हो गया, अब पूरा ग्राउंड एटम हो गया। तो इस ढंग से समझ सकते हो। अब जो उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया वो कुछ ये था कि भाई देखिए, there is a positively charged center in an atom called the nucleus where all the mass of an atom resides। सही बात है, उनका कहना था कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज वाला जगह है जहां पे जितना भी एटम का मास है वो सब रहते हैं। दूसरा उन्होंने जो कहा, इसका किसी ढंग का कोई एक्सपेरिमेंट तो था नहीं, अपने दिमाग और ऑब्जर्वेशन से कह दिया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और तीसरी बात ऑब्वियस है कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, जैसा हमने फुटबॉल का फील्ड और फुटबॉल के साइज से कंपेयर किया है। चलो ये तो रहा रदरफोर्ड साहब का एक्सपेरिमेंट और उसके बेसिस पे ऑब्जर्वेशन और उनका मॉडल ऑफ एन एटम। अब रदरफोर्ड साहब जो एटॉमिक मॉडल हमारे सामने प्रस्तुत किए उसमें बिना एक्सपेरिमेंट के एक बातें जो कह दी कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, जो कि इनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया। आगे जब साइंटिस्ट ने इस बात को समझना स्टार्ट किया कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस है जिसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में एक नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो वो अट्रैक्ट होगा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की ओर, और जब वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा और स्लो एंड स्लो जो है वह न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जो कि न्यूक्लियस में जाकर वह मिल जाएगा। तो फिर ऐसे में तो मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये मैटर का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। मतलब कि कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक है उनके एटॉमिक मॉडल में, क्योंकि मैटर तो एग्जिस्ट करता है ना। तो अब ये ड्रॉबैक को मिस्टर बोर्स, जो कि एक पोस्टुलेट सिंपल माइंड गेम एक्सरसाइज करके सेंस ऑफ ह्यूमर से कुछ बातें कही जिससे
रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल को रेक्टिफाई किया गया, तो इसको नील्स बोर्स का पोस्टुलेट कहेंगे। जो बोर्स मॉडल ऑफ एटम था उसके अनुसार उनका ये कहना था कि जो रदरफोर्ड साहब ने कहा सोलर पाथ में तो घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, सही है, लेकिन उनका पाथ जो है वो डिस्क्रीट होता है, जिसको ऑर्बिट कहेंगे। और डिस्क्रीट पाथ जो भी है वो हर जगह नहीं होता है, कुछ डिफाइंड पाथ है जिसका एनर्जी लेवल हमेशा कांस्टेंट होता है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं ना ऑब्जर्व करते हैं, वह उसी एनर्जी से उसी पाथ में कंटिन्यूअस रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करना और रेडिएट एनर्जी का नहीं करना इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट में कन्फाइन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की ओर जाने से रोक रहा है। तो मैटर एस्टैब्लिश हो गए, स्टेबल हो गए। तो ये बात जो दो चीजें थी नील्स बोर ने पोस्टुलेट के थ्रू रदरफोर्ड का ड्रॉबैक को दूर किया। तो अब मिस्टर बोर साहब ने जो फिक्स्ड ऑर्बिट की बात की थी, जिसको उन्होंने सेल भी कहा और जिसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं, कांस्टेंट एनर्जी लेवल है जहां पे इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी के साथ रिवॉल्व करता रहता है और कोई इलेक्ट्रॉन्स अपना एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। तो इस पाथ का जो ऑर्बिट है उसका नाम उन्होंने KLMN ऐसा दिया, या फिर नंबर वाइज भी कहा कि नहीं भाई इसको तुम 1 2 3 4 भी कह सकते हो। तो ये था उनका बोर्स का मॉडल ऑफ एन एटम। अब आगे पढ़ने वाले हैं जो दूसरे क्लास में संभव हो सकेगा। तो बच्चों यहाँ पे यहीं तक इस क्लास को हम विराम देते हैं। तुम्हें अगर ये क्लास पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना। मिलेंगे हम इसका दूसरा क्लास में जहां पे इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे।